हमारे साथ है वरिष्ठ राइटर और डायरेक्टर नीरज पाठक जी, जिनकी वेब सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश जियो सीरीज पे आ चुकी है। और अभी कुछ देर पहले हमारी इनसे मुलाकात हुई और यू नो हम चाहते थे इनसे वन ऑन वन करना। फिर उन्होंने कुछ ऐसा जिक्र किया कि शायद आप लाइमलाइट में रहना, कुछ ऐसा कुछ कहा। तो क्या आप शर्माते हैं बीइंग अ डायरेक्टर टू, लाइक आर यू नॉट मीडिया सेवी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि काम जब आ जाता है तो काम अपने आप अपनी ग्लोरी लेता है। बट ठीक है, अभी आई लव मीटिंग यू पीपल। मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और हमारे प्रधानमंत्री के दिखाए हुए रास्ते से बेहतर कौन सा हो सकता है कि द वे मीडिया को इन्होंने यूज़ किया है इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया, इन टर्म्स ऑफ मीडिया। मुझे लगता है कि लोगों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए एक मीडियम का यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो नाउ आई एम वेरी savvy। अब तक नहीं था लेकिन अब हूँ। ऑब्वियसली इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा टाइटल ही जी, उसकी कहानी बताता है। जी, और फिर जी, ऑब्वियसली हमने जैसा पढ़ा कि ये एक सच्चे जी, एक इंस्पेक्टर जी, यूपी पुलिस के थे। जी। और तो सर ये कहानी क्या आप बहुत लंबे अरसे से करना चाह रहे थे? मैं 2.5 साल से इस पे काम कर रहा हूँ, ढाई ओके। 3 साल से। और मतलब 2.5 साल पहले ही आपको इस व्यक्ति के हाँ, पता नहीं बिल्कुल, था, तब आइडिया बिल्कुल, था? बिल्कुल। तब तक मुझे आइडिया नहीं था क्योंकि वो बहुत ही मीडिया से शर्माने वाले रहे हैं, कभी उन्होंने मीडिया को ध्यान नहीं दिया। 150 एनकाउंटर करने के बाद भी एक पर्सन को कोई जानता नहीं था, वो उनकी खुद की चॉइस थी। क्योंकि वो हाँ, प पेपरों में छपे हैं यूपी में, तब 90s में, हम्म। और हर जगह अविनाश मिश्रा था। तो जब मैं उनसे मिला तो मुझे बहुत ही कमाल के प्रभावशाली व्यक्तित्व लगे और मैंने तुरंत उनसे कहा कि भैया मुझे आप अपने राइट्स दे दीजिए, मुझे फ़िल्म बनानी है या वेब सीरीज़ बनानी है। उन्होंने कहा बना लो, पूरा जीवन आपके सामने धर देता हूँ, रख देता हूँ, जो करना है करो। और उसके बाद फिर ये हमने मुलाकात क्या 2.5 साल पहले ही हुई थी, ये कब हुई? ये 3 साढ़े 3 साल पहले हुई थी। ओके। और ये काफी बड़ी। उसके बाद मैंने डेढ़ 2 साल लिखा और उसके बाद हमने बनाया। तो टोटल फ्रॉम मीटिंग हिम टू प्रोजेक्ट बाहर आने तक 4.5 साल हो गए। अभी ऑब्वियसली आपने जैसा कहा कि ये शख्स ऐसे हैं कि जो ऑब्वियसली हुँ, डजंट प्रेफर टू हाँ, बी इन द लाइमलाइट। करेक्ट। तो बट लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब 15 मिनट में इन्होंने हाँ कह दिया, जी। तो आपने कुछ ऐसा क्या कहा उनसे या क्या प्रस्ताव रखा? शायद उनको मुझ पे भरोसा आया, शायद उनको ये लगा कि ये इंसान सही है। उनके पास बहुत लोगों ने अप्रोच किया था, उनकी कहानी कहने के लिए। बहुत बड़े-बड़े फ़िल्म मेकर्स भी उनके पास गए थे। बट समहाउ मैं ये समझता हूँ कि जब 2 लोगों की वाइब मिलती है हम्म। या मिलने के बाद ऐसा लगता है कि ये बंदा सही है, इसके साथ कर लेना चाहिए, तो उन्होंने वो डिसीज़न लिया एंड आई एम रियली लकी दैट आई कुड टेल हिज स्टोरी। वैसे एनकाउंटर जैसे 150 एनकाउंटर है, ये एक नंबर है। जी। लेकिन इनकी कहानी में सबसे क्या चीज़ थी जिसने आपको प्रभावित किया? उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका ह्यूमर, ओके। उनका कमाल का ह्यूमर है। वो जिस उनके से आप रियल मिल लेंगे तो इतने रस से मतलब बहुत रस है उनकी बातों में, द वे ही स्पीक्स। तो वो आपको रणदीप के साथ के कैरेक्टर किरदार में मिलेगा कि सच टेंस सिचुएशन में भी कभी कोई ऐसी बात कह देना जिससे सब हँस लेते हैं। तो बड़े केयरफ्री टाइप के कॉप रहे हैं वो। और अरे देख लेंगे, क्या होगा देखा जाएगा। और फिर वो ये बोल देंगे कि अरे छोड़ो हमारा यार क्या है, मतलब बंदूक है, हम हमारे पास है, बाकी जो होगा देख लेंगे। और बड़ी ही जिसको बोलते हैं बेफ़िक्री उनके अंदाज़ में लगी, वो मुझे बहुत अपील की। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, ऑब्वियसली हर एक स्टेट की अपनी एक पॉलिटिक्स, हुँ, एक मतलब उसका एक जी, कल्चर जो जी, भी होता है। जी, और आई थिंक जो यूपी का बॉम्बे में बैठ के जैसे हम जो सोचते थे कि बस ये बिल्कुल। है, आई थिंक जो पॉलिटिकल और जो गुंडा हुँ, नेक्सस, जी, आई थिंक ये चीज़ शायद उस दौर में काफ़ी ऐसा सुनने में आता था कि बहुत तगड़ी है। जी। और उस स्थिति में किसी एक व्यक्ति को इस तरह के एनकाउंटर करना, हुँ। तो क्या ये मतलब टोटली जो जो भी इन्होंने किया, नॉन ऑफ इट आई वुड अज्यूम, क्या वो कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड था या ऐसा कुछ? देखिए मतलब जी कभी-कभार ऐसा था कि उनको आदेश दे दिए गए कि बस जाके मार दो। देखिए क्या होता है जब आप जॉब में होते हैं, तो अपने सुपीरियर के ऑर्डर्स फ़ॉलो करना ये आपकी एक ज़िम्मेदारी होती है। तो वो एक सुपीरियर के ऑर्डर्स आते हैं और वो हिसाब से काम करते हैं। लेकिन इन्होंने कई बार वो क्रिमिनल कैसा है, क्या सचमुच में एनकाउंटर अगर ऑर्डर है तो वो वाक़ई में उतने क्राइम उसने किए हैं कि वो समाज के लिए खतरा है? तो ये बात उन्होंने देखी और उन्होंने वो काम किया। इस शो में भी आप जब धीरे-धीरे देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि यस समटाइम पुलिस इज़ यूज्ड बाय पॉलिटिशियन टू हैव देयर ओन गोल्स एंड एजेंडाज़। तो उसमें ये भी फँसता है, ये भी उसमें से गुज़रता है और फिर उसको रियलाइज़ होता है कि हमारा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन लार्जर गोल में वो समाज के लिए कितना कर पा रहा है, वो देखते थे और वो करते थे।
और इन्होंने 150 एनकाउंटर के अलावा कम से कम 400 से 500 क्रिमिनलों को रिफॉर्म किया है। ओके। जो इनकी सबसे बड़ी बात है, जिसने मुझे अपील किया था कि इनके अच्छा। पाँव में आदमी गिरा हुआ है, उनका एनकाउंटर हो रहा है और वो कहता है साहब छोड़ दीजिए, तो बोलता है चल छोड़ा, अगली बार तू क्राइम करेगा? बोले नहीं करूंगा, उन्होंने छोड़ा है। ऑब्वियसली एक ऐसे माहौल में ऐसे एक इंस्पेक्टर का आई थिंक जाहिर है मैं बस मतलब अनुमान ही लगा सकता हूँ कि बहुत कठिन रहा होगा। बिल्कुल कठिन रहा और उन्होंने बहुत परीक्षा भी दी और उनको बहुत जगह पे ट्रांसफर किया गया। हाँ। लेकिन उनके जो इमीडिएट बॉस थे, जो जिनका उनका भरोसा था, तो क्या होता है पॉलिटिकली सारा इनको कभी हैंडल नहीं करना पड़ा। ओके। इनके जो सुपीरियर बॉसेस थे वो लोग इतना भरोसा करते थे कि अविनाश तुम जाओ, जो करना है करो, इनको हम निपटेंगे। तो वो जब उनको शय मिली, वो कंधा मिला, वो आशीर्वाद मिला, तभी वो इतना काम कर पाए। इनके बारे में आपने सबसे पहले क्या कुछ आर्टिकल्स में पढ़ा था? नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरे एक मित्र हैं रवि मिश्रा जी, ओके। वो इनके मित्र हैं अविनाश जी के, और वो मेरी ऑफिस में आते रहते थे, तो बोले यार आपको अविनाश जी से मिलना चाहिए, और वो मुंबई में थे उस दिन। ओके। तो मैं उनसे सी प्रिंसेस होटल में जाकर मिला और पहली 10 मिनट में ही वी क्लिक्ड। तो ऑब्वियसली जब एनकाउंटर्स की बात आती है तो मतलब इट टेंड्स टू इवोक डिफरेंट व्यूज। हाँ। यू नो जाहिर है मे बी देयर इज अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पब्लिक जो हीरो मानेगी और फिर एक सेक्शन रहेगा शायद क्रिटिक्स का कि हाँ। वो हमेशा कहेंगे कि क्या ये एक्स्ट्रा जुडिशियल हाँ। किलिंग सही जस्टिफाई है बात, कि सही बात। ये डिबेट हम चर्चा हमेशा रहती, रहेगी। हमेशा आपकी रहती। क्या राय है इन चीजों की? मेरा अपना मानना है कि इस शो में एक डायलॉग है बड़ा कमाल का, जो पूरी बात को कह देता है, जो अविनाश खुद कहता है। वो कहता है कि हमने त्रेता युग के लक्ष्मण की तरह इस युग में भी एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी है। हम्म। इस लक्ष्मण रेखा के उस तरफ जो क्रिमिनल है, जो वापस आने की उम्मीद ही नहीं है और जो समाज के लिए नुकसान कर सकता है, उसके लिए मेरी बंदूक की गोली है। और जो इस तरफ है, जो सुधर सकता है, जिसके अंदर रिफॉर्म के चांसेस हैं, तो उसके लिए मेरी गोली, मतलब मेरा, फिर मैं रिफॉर्म कराता हूं उसका। ये वो मानते थे और यही उनका मकसद था। तो मैं ये मानता हूं कि जैसे अब निर्भया जैसा केस हो गया, या ऐसा कोई क्रिमिनल हो गया कि जो हु इज रूथलेस एंड हु इज नॉट मेंट, वो आएगा ही नहीं और पॉलिटिकल पैटर्नेज लेके कहीं ना कहीं अपने आप को बचा ही लेगा, तो फिर उसको तो, जैसे विकास दुबे का केस हुआ या कोई भी और केस हम देखते हैं, जैसे हैदराबाद में वो एक लड़की का रेप हुआ था, वो पुलिस ने 24 आवर्स में उसको मारा, तो पूरी पब्लिक उनके साथ थी। तो ऐसी जब चीज होती है तो मुझे ये लगता है कि त्वरित न्याय जो है वो कहीं गलत नहीं है, क्योंकि असुरों का संहार तो उस जमाने में ऋषि मुनि भी करवाते थे भगवान राम से, तब कौन सा लॉ था? तब कहाँ लॉ था? ये तो हमने बनाया लॉ। लॉ मुझे लगता है कि जो नियम है या न्याय है वो आपके अंतर्गत होना चाहिए, आपके मन में होना चाहिए, आप सही कर रहे हैं गलत। इसी टाइटल पे मैंने फिल्म भी बनाई थी, राइट या रॉन्ग। उसमें भी इसी तरह के मुद्दे थे कि क्या सही क्या गलत। ये बहुत सब्जेक्टिव मैटर है, जिसे जो सही लगता है वो कराए। और रणदीप हुडा जी का चयन क्या ये इंस्टेंट फर्स्ट चॉइस या चेहरा? फर्स्ट चॉइस। जैसे ही मैंने अविनाश जी को देखा, उसकी जो इंटेंसिटी कैरेक्टर की और डेप्थ और लेयर्स थे, मुझे लगा मुझे एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए, एक्टर चाहिए जो इसे निभाने के लिए माइल्स आगे जाए, और रणदीप ने वो किया। और अब लाइक एनकाउंटर्स की हम बात करें, जो आपने हैदराबाद का जिक्र किया, आई थिंक जब वो हादसा हुआ जाहिर है एक पब्लिक आक्रोश रहता है और फिर पुलिस ने उन आरोपी को मारा जी। और आई थिंक फिर अनफॉर्चुनेटली शायद इस साल कोर्ट का वर्डिक्ट आया था कि जैसे वो एनकाउंटर फेक। हाँ। और ऐसी स्थिति में फिर पब्लिक की मानसिकता मतलब 6 महीने पहले, 1 साल पहले कुछ और थी, हाँ, और अब ऐसा लगता है कि वो क्या वो वाकई हीरो है। इस चीज पे क्या वो डिपेंड करता है उस टाइम का मीडिया उसे किस तरह से दिखाता है। आप लोग बहुत पावरफुल है, मीडिया बहुत पावरफुल है, मीडिया उसको किस तरह से प्रेजेंट करता है। कोर्ट के सामने जो फैक्ट्स रखे जाते हैं, कोर्ट उस पर जजमेंट देता है। तो मुझे लगता है कि पब्लिक जो है अल्टीमेटली उसे पीस चाहिए, उसे न्याय चाहिए। अब इस तरह के केसेस में मेरा व्यू ये है कि एनकाउंटर्स जब होते हैं, पब्लिक का जो इमोशन होता है, वो पुलिस भी पब्लिक ही है, वो भी इंसान ही है। तो जब वो ड्यूटी करता है, उसको लगता है कि ये क्राइम इतना जघन्य हो गया, तो इसको ये छूट सकता है। कितने लोग क्राइम में कानून का सहारा लेकर छूट चुके हैं। तो वो डिबेट हमेशा चलती रहेगी। अगर उन्होंने सही ढंग से उसकी स्क्रिप्ट लिखी होगी तो नहीं फंसेंगे। तो इस तरह से चीजें होती हैं। चलिए, क्या वो पब्लिक इमोशन जो एंगर है
कि वो एक प्रशासन पे प्रेशर भी डाल देता है और बिल्कुल डाल देता है, इसमें कुछ गलती भी हो बिल्कुल सकती है, तो गलती। जैसे कि हमने शायद निखारी किलिंग्स में देखा हाँ हाँ। कि बाद में कुछ 1 डेढ़ साल बाद फिर कोर्ट ने जो मालिक थे जी मनिंदर सिंह पंडेर जी उन्हें जी। बिल्कुल बाइज्जत बरी कर दिया कि उन्होंने कुछ नहीं किया और जो सारी किलिंग थी वो नौकर का था। देखिए लेकिन उनके बेटे ने फिर टीवी चैनल पे आके कहा कि आप लोगों ने मेरे पिता को गलत किया। हाँ हाँ, देखिए वो तो न्याय व्यवस्था हमारी इतनी कमाल है कि अगर न्याय आपको मिल जाता है और वो छूट गई, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, उस वक्त अगर सारी चीजें, सारे प्रूफ, सारी चीजें मिल रही थी तो उन्हें न्यायपालिका का सलाम कहना चाहिए, प्रणाम कहना चाहिए कि कम से कम उनके साथ जस्टिस हुआ। लेकिन सच्चाई, कई बार कोर्ट में सच्चाई सच्चे तरीके से केस नहीं रखा जाता। जैसे आरुषि का केस हुआ, अभी तक किसी को नहीं पता है, तो हम सोच ही सकते हैं, कुछ लोग उनको इनोसेंट मान रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं उन्होंने नहीं किया, तो वी डोंट नो द फैक्ट्स। तो जजमेंट को हम रिस्पेक्ट करके हम जजमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे, और तो क्या ही कह सकते हैं। और ओटीटी, ऑब्वियसली जब से ओटीटी आया है एक नया मीडियम है जी और आई थिंक पिछले साल चर्चा थी और सरकार भी इस पे विचार कर रही है जी कि इस पे क्या सेंसरशिप सेंसरशिप लानी चाहिए कि नहीं। आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? मेरी ये राय है कि सरकार ने अभी जो गाइडलाइंस दी हैं और जिस तरह से एक मुद्दे को थोड़ा स्ट्रिक्टली बोला है, वहां तक ठीक है, क्योंकि ओटीटी एक ऐसा मीडियम है जो फ्रीडम देता है आपको, लेकिन जिम्मेदारी फिल्म मेकर्स की है, प्रोड्यूसर्स की है, एक्टर्स की भी है कि आप वो जिम्मेदारी को क्रॉस ना करें। हम इस समाज में रह रहे हैं, तो विभत्सता या फिर सेमी पॉर्न कंटेंट, ये सब नहीं आना चाहिए। मैं उसके खिलाफ हूँ। व्हाट अबाउट वायलेंस? वायलेंस अगर जस्टिफाई, अगेन वही वाली बात जो आपने कही, वो नॉट मेकिंग इट सेंसेशनल, वायलेंस हैज टू बी इमोशनल एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर, देन इट इज ओके। क्विंटन टैरेंटिनो की भी आलोचना होती है कि वो सेक्सीफाई करते हैं वायलेंस। हाँ, लेकिन चॉइस है ऑडियंस के पास, जाए ना जाए आपके पास है, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, गन पॉइंट पे नहीं ले रहा है, आप देखें। अगर आपको अच्छा लगता है आप जाए, नहीं तो आधे से उठ के चले जाए, फिर कभी क्विंटन टैरेंटिनो की फिल्में ना देखें जिसे ना पसंद हो। लेकिन ही इज अ सेलिब्रेटेड फिल्म मेकर, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस उसे देखना चाहती है। तो मुझे लगता है कि सेंसरशिप एक दायरा होना चाहिए, सीमा सबका अपना, जो फिल्म मेकर है उनका और ऑडियंस। और आप अगर कोई फिल्म मेकर दायरा चॉइस भी करता है और बहुत आगे निकल भी जाता है, मुझे लगता है कि उसे आप अपना ब्लॉक कर दीजिए, कंटेंट मत देखिए। अविनाश जी से जो ऑब्वियसली सीरीज आ चुकी है, मेरे ख्याल से उन्होंने देखी है। या तो उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपसे सीरीज आने लगा आपसे? उन्होंने देखा, ही वाज वेरी वेरी हैप्पी, बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे और मेरा कंधा थपथपाया। फिर फोन पे जब से शो रिलीज हो चुका है, ही इज गेटिंग द काइंड ऑफ अटेंशन ही शुड हैव गॉट दैट टाइम। अब उस टाइम उन्होंने चॉइस लिया होगा कि मुझे नहीं पब्लिसिटी लेनी है, लेकिन आज जो तारीफ उनको मिल रही है और उनकी किरदार, इतना बड़ा किरदार लोग देख रहे हैं, तो बहुत प्राउड फील है। बोले, मुझे एक ही लाइन उन्होंने बोली कि भाई तुमने तो वो कर दिया, जो देखो क्या मतलब हंगामा मचा रखा है तुमने हर जगह। इतने इंटरव्यू मैंने कभी नहीं दिए, सारी मीडिया मेरे दरवाजे पे आई हुई है, मुझसे पूछ रही है, तो भैया मैं तो बहुत ही कंफर्टेबल नहीं हूँ बात करने के लिए। मैंने बोला अभी तो आपका समय है और यू शुड टॉक, अब आप रिटायर भी हैं, आप बात कर सकते हैं। तो वो बात कर रहे हैं। और एक बात उन्होंने लास्ट कही जो बड़ी हंसाने वाली थी, और ह्यूमर, जो उनका अंदाज है, ह्यूमरस अंदाज, बोलता है सबसे ज्यादा खुशी तुम्हारी भाभी को हो रही है। आज उनके सामने असली में हम हीरो हैं और इतने घंटे हम बाहर क्या करते थे उनको अब समझ में आता है। तो ये बात उन्होंने बोली, विच इज अमेजिंग। आई थिंक क्या सीरीज में भी कि जो उनके और उनकी बीवी के जो रिश्ता है, और मतलब जाहिर है जी, मतलब वो प्रोफेशन ऐसा है कि जी, और एक ऐसे राज्य में जी, जहाँ हमेशा शायद घरवाली और बच्चों को डर रहता है, वो सब इस शो में है। जब आप देखेंगे तो आप उनके घर का माहौल, वाइफ क्या सोचती है, आपको पूरा 90s के दौर का एक अविनाश मिश्रा का कैरेक्टर और उसकी पारिवारिक और उसकी प्रोफेशनल लाइफ पूरी दिखेगी। जी सर, ऑब्वियसली आपने पर्दे से शुरुआत की थी और मुझे याद है ऑब्वियसली तब मैं शायद 17 साल का था और टीवी पे मैंने देखी थी। और आई थिंक सिंस आई हैव हैड द प्लेजर ऑफ ट्रैवलिंग अब्रॉड, मेरे फादर एयर इंडिया में काम करते थे और आई थिंक परदेश को देख के ये लगता था कि शायद एक परसेप्शन है एनआरआईज के बारे में। अब वो कितना सच है, बस वो मतलब उस टाइम पे तो शायद मेरे ख्याल से ज्यादातर इंडिया को कुछ पता नहीं था। आफ्टर ऑल दीज इयर्स, हाउ डू यू लुक बैक एट परदेश? सी, परदेश एक बहुत पर्सनल कहानी थी। एक एक पर्सनल कहानी थी। सुभाष जी ने मुझे इन्वॉल्व किया था उसकी राइटिंग में, और बड़ी कमाल की कहानी थी कि एक लड़की
जो एक छोटे से जगह से एक अमेरिका जैसे इतनी बड़ी सुपर पावर कंट्री में पहुंचती है, एक बड़ी फैमिली में पहुंचती है, और वहां उसको क्या महसूस होता है, और वो रियल प्यार की तरफ गंगा वापस समुद्र में सागर में आकर मिलती है। तो गंगा कैरेक्टर का नाम था, शाहरुख का नाम अर्जुन सागर था, वो सागर नाम रखा इसलिए गया था कि गंगा सागर में मिले। तो ये ऐसा थीम था जो यूनिवर्सल है, मैं ये समझता हूं। और यस, एनआरआई उस टाइम, आज भी एनआरआई में ये प्रॉब्लम है, जो बहुत अवेयरनेस अब आई है कि वो अपने बच्चों को बहुत हिंदुस्तानी रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इनमें कल्चर रहे। पंजाबियों में आप जाएंगे तो सारे गुरुद्वारों में ले जाकर अपनी बच्चियों को अभी भी गुरपाठ, गुरनाम पाठ, ये सब चीजें कराना चाहते हैं। सब लोग वहां पे चाहते हैं कि बच्चे अपने कल्चर से जुड़े रहें। कई बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं, तो वो उनके एक पेन रहता है कि यार यहाँ आकर वो पूरे अंग्रेज बन गए या अमेरिकन बन गए। तो वो कहीं ना कहीं उस वक्त और आज भी उतनी संगत है, या उस वक्त ज्यादा थी, क्योंकि तब एनआरआई, आज इतने सालों में ट्रांसफॉर्मेशन काफी कुछ हो चुका है, और अब वो लोग ज्यादा इंडिया विजिट करते हैं, कल्चर वैसा हो चुका है। और अभी रिसेंटली इंडिया का जो नाम हो रहा है विदेश में, जिस तरह से लास्ट 5, 10, 15 सालों में, 10 एक सालों में जिस तरह से इंडिया ग्रो किया है लोगों की नजरों में एज अ प्राइड मोमेंट में, वो भी बहुत अच्छी बात है। सो obviously आपके अब तक के सफर में आप इसे कैसा देखते हैं? वेरी सेटिस्फैक्ट्री। मैं बहुत ग्राउंडेड पर्सन हूँ लाइफ में भी, सुख में भी खुश, दुखी में भी खुश। मैं कभी ये नहीं मानता कि कोई वक्त खराब होता है, वक्त कभी खराब नहीं होता, बिकॉज वक्त आपको वक्त देता है कि आप अपना वक्त बेटर करें। ऑब्वियसली आपने बहुत अच्छी लाइन कही, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से इतने जी जुड़े रहे हो इतने सालों से। आई थिंक पिछले 3-4 साल का फेज थोड़ा कठिन रहा है। जी। और आपकी मतलब आप इस फेज को कैसे देखते हैं? कहाँ पे या कुछ चूक हो रही है या जनता बदल गई है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जनता का एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली, एक ओटीटी मीडियम आ गया, तो उनको अब बहुत सारा कंटेंट वैसे ही अवेलेबल है। तो आप कुछ एक्सेप्शनल सिनेमा घरों में नहीं बनाएंगे तो आपका आपके जो पीछे। ओल्ड स्कूल स्टोरी टेलिंग थी, हाँ, आपको लगता है कि आज उसका उसको वापस लाना मुश्किल है? देखिए, हर दौर में आपको संगत रहना पड़ेगा, आपको उस वक्त की फिल्म मेकिंग को अडॉप्ट करना पड़ेगा। टेक्निक, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, स्टोरी टेलिंग को नए तरीके से कहना होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, ऑडियंस ग्रो करती है, यू शुड ऑल्सो ग्रो। तो आज इंस्पेक्टर अविनाश एक राइट मीडियम है कि एक इट इट इज अ वेरी नॉवेल तरीके से हमने स्टोरी टेलिंग कही है। स्टिल यू विल गेट अ फील ऑफ 90s, क्योंकि वो 90s की स्टोरी है। तो जब 90s की स्टोरी है तो उसका ट्रीटमेंट हमने मॉडर्न रखते हुए भी सोल जो है वो 90s की रखी है। तो बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन बैठ गया है जो लोगों को पसंद आ रहा है। ऑब्वियसली सिंस इट्स अ रियल कैरेक्टर या म्यूजिक में बेस्ड है, बट पहली बार जब ट्रेलर देखते हैं तो एकदम से ऑब्वियसली थोड़ी बहुत चुलबुल, नॉट इन हाँ टर्म्स ऑफ हाँ कंपैरिजन हाँ विद, हाँ एक चुलबुल पांडे की भी याद आती है, हाँ हाँ क्योंकि खासकर जो आपने ह्यूमर का जिक्र जी किया। जी। तो जब आप लिख रहे थे तो आपने ये भी आपको नहीं, कहना मैंने था चुल कि लोग कोई इस तरह। नहीं, मैं उसके बात का मैं बिल्कुल फिक्र नहीं थी, इसलिए क्योंकि मैं रियल कैरेक्टर पे काम कर रहा था। हमारे पास अविनाश मिश्रा खुद एक ह्यूमर की खान है, तो मुझे किसी से कंपैरिजन का मुझे बिल्कुल फियर नहीं था। मुझे ये था कि इसकी अपनी पकड़ बहुत है और कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है। आज जब पूरे 8 एपिसोड आप देख लेंगे तो आप इसको किसी से कंपेयर नहीं करेंगे, ये मैं डैम श्योर हूं, आप किसी से कंपेयर नहीं करेंगे। आप अपने आप देखकर बोलेंगे, और आप अविनाश मिश्रा रियल कैरेक्टर को और रणदीप हुडा दोनों को सैल्यूट करेंगे। ऑब्वियसली आपने अविनाश जी की बात की और उनकी मिसेस की। जी ऑब्वियसली आपकी वाइफ एक प्रसिद्ध एक्टर है, जी नम्रता जी पाठक जी, जी जी। और मतलब आपके काम को लेके घरों में डिस्कशन होती है पति अब पत्नी में? बिल्कुल बिल्कुल होती है। कल ही रात को उन्होंने छठा एपिसोड देखा, और छठा एपिसोड आया तो एक ऑडियंस की तरह शी हैड टीयर्स एंड शी वाज क्लैपिंग। तो वो क्या होता है कि काम आपके परिवार में जब जाता है तो लोग डेफिनेटली थोड़ा सा बायस होता है, लेकिन अल्टीमेटली वो भी एक ऑडियंस ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो शायद वो पहली वो ऑडियंस है हाँ, जहाँ से आप जहाँ वेटिंग से कर आप सकते करते हो हैं। तो, और वो क्रिटिसिज्म भी होता है, अगर आप खराब कर रहे हैं आपको रियल क्रिटिसिज्म मिलता है घरों में, अपने दोस्तों में। तो मैं ये मानता हूं कि जब आपके परिवार में लोग करेक्ट तरीके से आपको जज करते हैं तो आप भी ग्रो करते हो, क्योंकि आपकी फिल्मों को देख के ये अच्छा नहीं लगा, ये सही है, तो आप रियलिटी चेक रहता है। वरना अपनी इंडस्ट्री कैसी आपको पता है, वाह जी क्या कर दिया, कमाल कर दिया, आपको रियलिटी पता नहीं चलती। जैसे एक्टर्स हैं, फिल्में रिलीज होती है, तो जब तक वो नंबर आ नहीं जाता तब तक अगर पिक्चर फ्लॉप भी हो चुकी है तो 3 दिन लगते हैं उसको समझने में कि फ्लॉप हो गई है। ऐसा होता है।
And obviously, you know, since your wife is an actress, और क्या जब आप कोई भी कहानी लिखते जी हैं, जी तो लिखते समय भी कभी-कभी आप उनसे कंसल्ट करते हैं या just डिस्कशन feedback? डिस्कशन होती है, ऐसा डेफिनेटली बने होती है, ये आइडिया है। और वो थिएटर पर्सनालिटी रही हैं तो वो तुरंत रिएक्ट करती हैं कि हाँ ये अच्छा लग रहा है। मेरा बेटी भी लंदन में पढ़ रही है, शी इज डायरेक्शन का कोर्स किया है, राधिका पाठक, तो वो अभी यंग जनरेशन है, हाँ, तो मेरे लिए उसका व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि शी इज़ यूथ, शी नोज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। तो मैं कैसे ग्राउंडेड रहता हूँ और समय के साथ चल रहा हूँ, बिकॉज़ अब घर में एक ये है, जैसे यश जी रेलेवेंट रहे लाइफ लॉन्ग, क्योंकि आदित्य चोपड़ा घर में था, करेक्ट। है ना, बिकॉज यंग जनरेशन थी। मेरे पास राधिका है, तो मुझे पता है कि आने वाले 10 सालों में अगर मैं कहीं यूथ को नहीं भी समझ पाऊंगा तो शी विल पुट मी इन द राइट ट्रैक कि पापा ये सही नहीं लग रहा है, ये सही लग रहा है। तो वो माहौल एक अच्छा घर में है एंड वी डू इट। सर आपने बहुत अच्छा कहा कि यू नो यू आपकी जो जर्नी रही है यू आर सैटिस्फाइड विद इट, जी बट जाहिर है यू नो और कुछ और भी सपने, बड़े सपने होंगे, कुछ ऐसे कुछ है बिल्कुल, सपने डाले? इंसान है तो सपने हैं, सपने हैं तो इंसान है। और मैं बहुत ही एम्बिशियस हूँ, मैं बहुत सारी कहानियाँ कहनी है। और मुझे लगता है कि आई हैव जस्ट स्टार्टेड, ओके। कहानियाँ कही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा रोल मॉडल जो है वो क्लिंट ईस्टवुड है। और तो क्लिंट ईस्टवुड 91, 92 या जितनी भी एज के वो हैं, अभी भी वो हर साल एक पिक्चर, 2 साल में एक पिक्चर देते हैं। तो मेरी ज़िंदगी कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि आखिरी साँस तक मैं या तो सेट पे रहूँगा, या मेरे हाथ कलम पे होंगे, या मैं कुछ लिखता रहूँगा। आई विल नेवर स्टॉप वर्किंग, दैट्स व्हाट आई फील। और अगर अभी मिड लाइफ में जाकर मुझे अविनाश जैसा तारीफ़ मिल रही है और जो काम की तारीफ़ हो रही है, तो दिस हैज़ गिवन मी अ बूस्ट इन लाइफ टू टेल मेनी स्टोरीज़ लाइक हिम। एंड बहुत सारी अच्छी 6-7 स्क्रिप्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी कहानियाँ मेरी तरफ से मिलेंगी। चलिए सर, बस मैं यही कहूँगा कि आपकी उम्र लंबी हो, आप स्वस्थ रहें और जितनी ढेर सारी कहानियाँ जो आप कहना चाहते हैं, वो जी, सब आपके सपने पूरे हों। थैंक यू सो मच। थैंक यू, प्लेज़र हो। थैंक यू, थैंक यू।